अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ बज़ाहिर इस वक्त मज़ामती सियासत से बाहर आने को तैयार दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि अब खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगने की बाज़गश सुनाई दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ इन हालात में भी कोई मौसर पॉलिसी तरतीब देने की बजाय आपस की रंजिशों में उलझी हुई है। इस वक्त पार्टी की क़यादत पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो बुनियादी मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय अंदरूनी इख्तलाफात और रंजिशों में उलझी हुई है, जिससे न सिर्फ पॉलिसी साजी मुतासर हो रही है बल्कि अवामी एतमाद भी कमज़ोर हो रहा है। और इख्तलाफात की वजह से पार्टी जमूद का शिकार है और पार्टी के अंदर ये जमूद कई वजूहात की बिना पर पैदा हुआ है। सबसे पहली वजह यह है कि बानी पीटीआई और अहम कायदीन के दरमियान अदम एतमाद बढ़ता चला जा रहा है। इसका असर पार्टी की हर सतह पर नजर आ रहा है, जहां मुख्तलिफ फरीक अपने मकासद और सियासी असर व रसूख के लिए एक दूसरे पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। इस किस्म के इख्तलाफात न सिर्फ पार्टी की फैसला साजी के अमल को मुतासर कर रहा है बल्कि पार्टी की सियासी हिकमत अमली को भी महदूद कर रहा है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि वो अपनी सियासी सरगर्मियों को दाखिली कशमकश से बाहर निकाले और अवामी सतह पर मौसर हिकमत अमली अपनाए। अगर पार्टी ने जल्द इकदाम ना किए तो इसकी सियासी पोजीशन मजीद कमज़ोर होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे तहरीक इंसाफ इख्तलाफात की गहरी दलदल में है, पार्टी में इस कदर अदम एतमाद बढ़ चुका है कि बानी पीटीआई भी अपनी जमात को मशकूक नज़रों से देख रहे हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के अंदर जारी इख्तलाफात और खुफिया फैसलों के मंजर-ए-आम पर आने के बाद बानी पीटीआई ने कई हफ्तों की खामोशी के बाद पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए सियासी कमेटी को तहलील करने का ऐलान कर दिया है। बानी पीटीआई ने यह हिदायत जारी की है कि सियासी कमेटी की जगह एक छोटी कमेटी बनाई जाएगी और इसका पूरा इख्तियार पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को दिया जाएगा। अब दिलचस्प बात यह है कि पार्टी ज़राए बताते हैं कि बानी पीटीआई ने सियासी कमेटी इसलिए ख़त्म की क्योंकि कमेटी के फैसले एक हो जाते थे। इसका और ज़ाहिर है कमेटी के फैसले जब आउट होते थे तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता था। इसका मतलब ये हुआ कि सियासी कमेटी के बाज़ लोग जानबूझकर पार्टी के फैसले लीक किया करते थे ताकि पार्टी कोई भी हिकमत अमली ना अपना सके। अब सियासी कमेटी तहलील करने का यह फैसला बाजार पार्टी के अंदरूनी नज़्म ज़ब्त की बहाली के लिए किया गया, लेकिन दरहकीकत ये पार्टी के अंदर एतमाद के बहरान की अलामत भी है। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये इंटरनल इशू है तो दूसरी तरफ लगता यह है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ भी आमने सामने है। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकातों को लेकर जो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया, उसके बाद गुज़श्ता रोज़ आनन फानन एक ऐसा माहौल नज़र आ रहा था कि शायद मुलाकातें ना हो पाए। मंगल के रोज़ मुलाकातों का दिन होता है लेकिन मुलाकातें ना हो पाए, लेकिन फिर अचानक से दो लोगों को मशरूत इजाज़त दी गई, जिसमें बानी पीटीआई की हमशीरा उज़्मा खान और उनके साथ सलमान सफदर मौजूद थे। वो जब बाहर आई तो उन्होंने भी ज़ाहिर स्टेटमेंट दिया रिगार्डिंग बानी पीटीआई की हेल्थ से मुताल्लिक भी और फिर पर्टिकुलरली इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक भी। अब आज ही वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर कानून ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस मीडिया टॉक के अंदर इन पर्टिकुलर ये जो एक हफ्ते में 2 बार मुलाकातें होती हैं उन पर पाबंदी का फैसला किया गया और एक ही दिन मुलाकात कराने का फैसला किया गया अकॉर्डिंग टू द जेल मैनुअल्स और कवानीन जो बताए गए उसके मुताबिक। और फिर जो इन पर्टिकुलर जो मशरूत इजाज़त दी गई थी वो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने इसकी खिलाफ वर्जी की है उनकी मुलाकातों पर भी पाबंदी आयद कर दी जाएगी। और आज के बाद उज़्मा खान की भी मुलाकात यानी बानी पीटीआई की हमशीरा उज़्मा खान की मुलाकात भी बानी पीटीआई से नहीं कराई जाएगी। इस मुतालिक अता तारड़ ने क्या कहा, ज़रा सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है तो अब उज़्मा खान साहबा की भी मुलाकात बंद है। आज के बाद ये नहीं होगा। जो सियासी मामलात स्टेट के खिलाफ लोगों को उकसाने के मामलात हैं वो सारे रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि जेल सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में मुलाकात होती है। जो वायलेशन करेगा उसकी मुलाकात बंद है। ये कोई बात नहीं है कि आप अंदर जाके इंडिया और अफगानिस्तान का बयानिया चलाएं और बाहर निकल के फौज के सरबराह के हवाले से ट्वीटें करवाएं और पूरी स्टेट के सिस्टम को आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें और इंडिया और अफगानिस्तान में इंटरव्यूज दें जाके। जिसने वायलेशन की है उन सब की मुलाकात बंद हुई है। जो पेशगोई थी एग्जैक्टली वही हुआ, मुलाकात नहीं हो पाई। मुलाकात की जगह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर सामने आ गई। एक फेस ऑफ लगता है वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान। ऑल्दो NFC के हवाले से जो मीटिंग थी उसमें वज़ीर आला KPK की शिरकत भी हुई और खुशगवार अंदाज में हुई, ये भी अता तारड़ साहब ने आज बताया और उसको वेलकम भी किया। लेकिन दूसरी तरफ अडियाला के बाहर जो एहतजाज होता है या बानी पीटीआई से मुलाकात का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर खासी तनकीद की जा रही है और उसी बेसिस के ऊपर गवर्नर राज लगाने की का इंदिया या धमकी भी दी जाती रही है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। न्याजी साहब, सबसे पहले तो अभी वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात की एक मीडिया टॉक और उस मीडिया टॉक के मुताबिक
मुलाकातों पर पाबंदी बदस्तूर ज़ाहिर बरकरार रहेगी, यानी 2 हफ्ते में 2 बार जो मुलाकात थी मंगल और जुमेरात के रोज़, अब एक ही दिन मुलाकात का फैसला किया गया है। और वो लोग जिन्होंने वायलेशन की है, लाइक अभी रिसेंटली उज़्मा खान साहिबा की मुलाकात हुई, अब उनकी मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत के इस इकदाम को कैसे देखती हैं? जुल्म पे मबनी, फसाइयत पे मबनी, तशद्दुद पे मबनी, ज़हनी तशद्दुद ऑलरेडी जनाब इमरान खान साहब को जो है आइसोलेशन में रखा गया, उन्होंने कल भी बताया है। और जिस हालत में रखा गया वो बड़ा अफसोसनाक है। पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट पार्टी के पैटर्न इन चीफ है और साबिक वज़ीर आज़म है। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी तो आज अदालतों के लिए बड़ी सुबकी की बात होगी कि उनके फैसलों को वायलेट किया जा रहा है और जो उन्होंने ऑर्डर्स दिए थे उनको वायलेट किया जा रहा है। तो इससे बड़ा क्या, पाकिस्तान के अंदर आज जमहूरियत जो है अमलन जो है वो नापैद हो चुकी है। नहीं, लेकिन आज जब ये सवाल हुआ वजीर कानून से, तो वो कहते हैं कि अदालती फैसले भी कानून की रूह से है, तो उस पर लिखा हुआ होता है फैसले के अंदर भी कि एज पर द लॉ। तो लॉ में या इवन जेल मैनुअल में तो ये नहीं है कि दो तो बार उन्होंने हफ्ते में देखिए मुलाकातें कराई जाएं। तो इस और फिर उससे पहले जो फैसला था, जो इजाजत दी गई थी, वो भी कंडीशनल थी कि उसमें कोई सियासी बातें नहीं होंगी और फिर बाहर आके भी सियासी आप गुफ्तगू देख नहीं लेंगे होगी। ना, तो अवॉयलेट करेंगे तो पाबंदी तो लगेगी। आप फैसलों को पढ़ लें और उसमें जेल मैनुअल को मंगवाया गया था, रिकॉर्ड उनका, और उसके मुताबिक ही फैसले दिए गए थे। और आपने देखा कि जो फैसलों की तस्दीक की गई है और फैसले जो है वो रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए। तो इससे क्या जमहूरियत की खिदमत हुई है, क्या आपने पाकिस्तान की खिदमत की है, और क्या इस पाबंदी से आपने मईशत बेहतर कर ली है, क्या आपने इससे नौजवानों को रोजगार दे दिया है, किसानों को अपना हक दे दिया है, शुगर मिलों वालों ने तो अपना काम शुरू कर दिया है। देखें जी, आज भी किसान आपकी सड़कों पे रुल रहे हैं। क्या हो रहा है? गरीब तो चक्की में पिस गया है। आपने मुलाकातों पे पाबंदी लगा के क्या आपने सारी चीजें ठीक कर ली हैं? तो न्याय साहब, अब इस पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उसमें जो नई बातें सामने आई हैं, क्या दोबारा अदालत से रुजू करेंगे इसके लिए, या फिर मज़ामत करेंगे, सड़कों पे आएंगे, को धरना देंगे, अडयाला के बाहर क्या करेंगे? रेहान, ये ऑलरेडी धौंस धाम की जो ऑलरेडी चल रही है इनकी, को ये नई बात नहीं है। ये इससे पहले आप सीक्वेंस है उसी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो माजी में करते रहे, जो अभी हाल में करते रहे या आगे आगे करेंगे, ये उसी का नतीजा। हाँ, उसके ऊपर पार्टी जो है लायामल बनाएगी, कोर्ट्स भी जा सकते हैं, और इसका क्या तरीका इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो आपको जल्द नजर आएगा। अच्छा न्याय साहब, ये सियासी कमेटी क्यों तहलील की गई है तहरीक इंसाफ की? हाँ, उनका फैसला अगर उन्हें तहलील की है तो मुनासिब है। उन्होंने कोई समझा सोचा होगा, उस पर कमेंट करना मेरे ख्याल में तो मुनासिब नहीं है। कि खान ने अगर कर दी है तो उनकी पार्टी है, उन्होंने शायद समझा हो कि पॉलिटिकल कमेटी डिलीवर नहीं कर रही, क्या बात होगी, उनके माइंड में कुछ तो होगा। जरा से खबर सामने आ रही है ना कि पार्टी के फैसले लीक हो रहे थे और अपने ही कुछ लोग थे जो पार्टी फैसले आउट कर देते थे। मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। मेरे लिए तमाम मेरे मेंबरान जो हैं पॉलिटिकल कमेटी में, वो मेरे लिए मोहतरम हैं, और उनके बारे में मैं कहूं कि जी कोई भी सब सिंसियर हैं, खान के साथ खड़े हैं। और आज मैं तबसरा कर दूं कि जी फलां जो है वो डाउटफुल है, तो मुनासिब नहीं है। ठीक। अच्छा, एनएफसी की मीटिंग में तो चीफ मिनिस्टर केपी के गए और उसको बड़ा वेलकम किया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से। और फिर हमने ये स्टेटमेंट्स भी देखे कि अगर चीफ मिनिस्टर केपी की मजामत करेंगे, या वो जैसे फ्रंट फुट पे या निकल के या अडयाला के बाहर बैठेंगे और सड़क वाली सियासत करेंगे, तो फिर गवर्नर राज भी लग सकता है केपी के अंदर, और इसमें कोई अभाव नहीं रहना चाहिए। तो अब इसके बाद कंडक्ट क्या होगा चीफ मिनिस्टर केपी के का? गवर्नर राज लगा के वो अपनी जमहूरियत जो बची कुची है उसको भी खात्मा कर देंगे, और उससे जिस शाख पे बैठे हैं उस शाख को खुद काट देंगे। तो इससे उनको हासिल क्या होगा, मुझे ये बताएं। जो पहले ही सूबा जो है इतनी दहशतगर्दी के शिकार है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है की हिम्मत और हौसला है कि वो चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, लोगों को अमन के लिए इकट्ठा कर रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी केपी असम्बली के अंदर जो जिरगा मुनक्कद हुआ, तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने उसमें पार्टिसिपेट किया और एक लाए अमल दिया। आप देख लें उसके ऊपर आज कबायली जो है वो खुश हैं कि हमें
पाकिस्तान बनने के अमल के बाद जो पहली दफा में राइट्स मिल रहे हैं, यानी कि उनका चीफ मिनिस्टर उनको आज उनका है, तो उस आप जो उनको नेशनल धारे में लाने के लिए इकदाम हम कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उसके लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे फिर? ठीक, आज तो बानी पीटीआई के ट्विटर हैंडल से मुतालिक भी सवाल हुआ, उस पर वो ये कहते हैं कि अब तो हमें पता है कि ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, और फिर उसमें भारत और अफगानिस्तान का जिक्र भी आया। तो ये जो वफाकी हुकूमत इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, ये तो पीटीआई के लिए नुकसानदेह हो सकता है सर आने वाले दिनों में। देखिए, माजी में हो या हाल में हो या आगे हो, हमेशा गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए, ये मुनासिब बात नहीं है। पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा जीना मरना है, हम पाकिस्तान के लिए जान दे सकते हैं, पाकिस्तान के वजूद के साथ हम सबका वजूद है। इसके बारे में कहना कि जी कि वो उसका जी ताने बाने इंडिया के साथ है, किसी के किसके साथ मिला देंगे, बहुत ही गैर मुनासिब रवैया है ये। नहीं, लेकिन दूसरी तरफ हाल ही में एक एनडीयू वर्कशॉप के खासे चर्चे हैं, बड़ी बात हो रही है उसकी सोशल मीडिया डोमेन के अंदर भी। तो बानी पीटीआई ने कहा वो तहरीक इंसाफ के लोग जो उस वर्कशॉप में गए हैं वो पार्टी मीर जाफर और मीर सादिक हैं, तो ये भी दुरुस्त है सर? देखिए, इसके ऊपर एक मौक़िफ़ आया है, उसके अंदर पार्टी के अंदर डिबेट चल रही है कि खान साहब को क्या बताया गया और खान साहब ने उसके ऊपर अपना जो रिस्पांस दिया है। तो देखते हैं आगे आने वाले कुछ दिनों में खान साहब के साथ जो है मजीद चीजें शेयर की जाएंगी। तो सर अगर ऐसा ही रिस्पांस रहेगा इस्टेब्लिशमेंट को लेके, क्योंकि उस वर्कशॉप में खुद चीफ साहब मौजूद थे और उन्होंने भी एड्रेस किया है, फिर अगर यही स्टेटमेंट रहेगा तो आपको लगता है कि इससे कोई स्पेस निकल सकती है पीटीआई के लिए? देखिए, असल में ना इश्यूज ये आ रहे हैं कि क्योंकि खान साहब जो आइसोलेशन में रखा गया है, पिछले आपने देखा होगा कि 1.5 माह में काफी अरसा हो गया, ना फैमिली से मिले, ना उनको लायर के साथ मिलने दिया गया, और आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी उनके हकूक को सलब करने की बात हुई है। तो मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि चीजें स्पेस पैदा करें ताकि ये जो फासले हैं ये कम हो सके। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी असल में इन्हीं स्टेटमेंट्स का या उन ट्वीट्स का नतीजा है, ये जो एग्रेशन आ रहा है? आई डोंट नो, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने पहले बताया कि ये सीक्वेंस है पिछले कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई नई बात नहीं है। नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कि सख्तियां बढ़ेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर? पहले ही कोई स्पेस तो नहीं है, कम ही है। नहीं तो फिर पीटीआई न्याय साहब ये स्पेस क्यों गंवाना चाहती है? अगर वो पहले ही स्क्वीज्ड है तो फिर तो स्पेस बनानी चाहिए। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए ना, कि वो स्पेस, अगर देखें आज पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, उसको स्टेबल करना है, इकॉनमी बेहतर करनी है, मईशत बेहतर करनी है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करना है, दहशत गर्दी का खात्मा करना है, तो उसके लिए अपोजिशन के लिए वो ऐसा माहौल क्रिएट करे ताकि ये स्पेस कम हो सके। लास्टली रियाज साहब, आपको लगता है कि अडयाला से मुताल्लिक अब जो बात हुई और पर्टिकुलरली सिक्योरिटी वाले इश्यूज भी हैं, तो आने वाले दिनों में बानी पीटीआई को अडयाला जेल से कहीं और भी मुंतकिल किया जा सकता है? मेरे ख्याल में उनके फंडामेंटल राइट्स को सलब करना किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं होगा। नहीं, लेकिन उनको किसी और जगह अगर मुंतकिल किया जाए तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है और काबिल कबूल होगा पीटीआई को? पाकिस्तान इस वक्त जो माहौल है, एवरीथिंग पॉसिबल। ये पॉसिबिलिटी है सर? मे भी, हो भी सकता है। कोई ऐसी कोई बातचीत, को मूव चल रही है बैकड्रॉप में? नहीं, देखें, खान साहब को भी कोई एनआरओ दिया जाए, नहीं किसी और जेल में लेके उनको आइसोलेशन में रखा जाए, ये हो सकता है। या बनी गाला में ले जाए? जिसका खतरा मत नहीं, ऐसे कोई हमने एनआरओ तो मांगा ही नहीं है, आपको पता है। हम तो चाहते हैं कि हमारे केसेस जो है वो अदालतों में मुनसिफाना तौर पे देखे जाएं। ठीक, न्याजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक रहनुमा अमजद अली खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ साथ पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी तैनात हो गए, और वज़ीर आज़म ने
समरी पर दस्तखत के बाद इसको सदर ममलिकत की अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड कर दिया है। इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। गुज़श्ता कई रोज़ से एक तूफ़ान बपा था और इस पर ख़ासी कयासाराइयाँ हो रही थी, और अब जैसे अब से कुछ देर पहले आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने वज़ीर कानून ने कहा था कि चाय की प्याली में तूफ़ान है और ये जो तूफ़ान है वो ठंडा पड़ जाएगा। तो ये अबहाम जो मौजूद था, अब ये इस समरी पर दस्तखत के बाद ये अबहाम कम से कम दूर हो गया है। कयासाराइयाँ और अफवाहों का जो बाज़ार है वो जो गर्म था वो भी कम से कम वो ठंडा पड़ा है इस समरी पर दस्तखत के बाद। ये और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि आने वाले 5 साल के लिए वो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात हो गए और पहले चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। इससे पहले जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, उसके साथ मशरूत था कि जब तक वो अपना टेन्योर मुकम्मल करेंगे उसके बाद ये इफेक्टिव होगा। 27 नवंबर को उनका टेन्योर मुकम्मल हुआ और उसके बाद अब इस नोटिफिकेशन की मंजूरी के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, पहले चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात हो गए हैं। बहरकैफ एक और इम्पॉर्टेंट खबर इंटरनेशनल अरीना से है। रूसी सदर आज भारत के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त दुनिया यूक्रेन जंग के सबब रूस पर अमरीकी पाबंदियों, दबाव और सफारती तन्हाई के असरात देख रही है, जबकि दूसरी जानिब भारत पर भी वाशिंगटन का दबाव बढ़ रहा है कि वो रूस से तेल की खरीदारी कम करे। ऐसी सूरत हाल में पुतिन का भारत आना महज एक रस्मी सफारती दौरा नहीं बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश मालूम होती है, जिसके असरात बराह रास्त पाकिस्तान और जनूबी एशिया की मजमूई सूरत हाल पर पड़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सदर अपने इस दौरे में रूसी तेल, जदीद मिसाइल सिस्टम और नए फाइटर जेट्स की फ़रोख्त की पेशकश करेंगे, क्योंकि रूस चाहता है कि भारत के साथ दिफाई और तवानाई का ताल्लुक अमरीकी दबाव के बावजूद कमज़ोर ना हो। कई दहाइयों से रूस भारत को बड़े पैमाने पर हथियार फराम करता आया और यूक्रेन जंग के बावजूद भारत इसी तसलसल को बरकरार रखे हुए रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है, जबकि अमरीकी सदर भारत को रूस से तेल खरीदने पर सख्त अंदाज में वार्निंग देते आए हैं। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट उस्मान शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उस्मान साहब, बड़ी गैर मामूली पेशरफ्त इसलिए है कि ज़ाहिर है एक तरफ तो अमेरिका भी चाहता है कि उसके आर्म्स एंड एमुनिशन जो है वो भारतीय मार्केट के अंदर आए, और फिर प्रेशर भी बढ़ता हुआ हमने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, फिर पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो हुआ वो भी हमने देखा। तो ऐसे में पुतिन का जो भारत का विजिट है, ये वक्त कितना इंपॉर्टेंट है और किस कदर अहमियत का हामिल समझा जाना चाहिए? जी डेफिनेटली बहुत ज्यादा अपना क्रूशियल टाइम के ऊपर ये वो दौरा कर रहे हैं, क्योंकि नवंबर के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड्रिलेटरल ग्रुप की जो मीटिंग थी यहाँ पे नई दिल्ली में, उसको कैंसिल कर दिया था। तो भारत का पुतिन को उसी महीने यहाँ के ऊपर टच डाउन करवाना और उनके साथ जो 23वां समिट है उसको शोकेस करना नो डाउट वेस्ट के लिए एक बड़ा सिग्नल है। और दूसरी तरफ जो है भारत जो अपनी स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी है, जो इंडिपेंडेंस है उनकी फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे, उसको भी दुनिया के सामने डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है एक तरह से कि वो चाहता है स्ट्रेटेजिक बैलेंस रखना मगरिब के साथ भी तजारती दिफाई सनती नौयत का, और दूसरी तरफ उनकी दिफाई सप्लाई लाइन जो है उसकी डिपेंडेंसी है रूस के ऊपर। उस्मान साहब, दूसरी डायमेंशन ये भी है कि भारत तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर को खातिर में नहीं ला रहा है, यानी बावजूद इसके कि वो मना कर रहे हैं कि तेल नहीं खरीदें या फिर डिफेंस डोमेन के अंदर कोई आपने ऐसा एग्रीमेंट नहीं करना है, तो इसके बावजूद पुतिन का भारत की ग्राउंड पे लैंड करना भारत की तरफ से क्या ऑप्टिक्स सेट कर रहा है? कि डेफिनेटली भारत जो है एक मैसेज दे रहा है कि उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंडिपेंडेंट होगी भी है और डिपेंडेंसी नहीं है उसकी मगरिब की तरफ उस हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ भारत जो है फ्रेमिंग उसकी इस तरह से नहीं कर रहा कि उसने इस दौरे को लेके अमेरिका की हेजमनी को चैलेंज कर दिया है, जबकि वो इस चीज को समझता है और उसकी जो कंपनियां हैं वो कमी लेके आ रही हैं जो रूसी तेल की खरीदारी के हवाले से, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि ये सियासी मसला है और जो भारत का तेल खरीदना है वो फंड कर रहा है उस यूक्रेन की वॉर को। और ये कैसे वक्त में हो रहा है जब अभी 2 दिन पहले जो मुज़ाकरात हैं अमेरिका के जो डेलीगेशन था स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का, वो नाकाम हो चुके हुए हैं। तो इसकी हमें जो डायमेंशन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है वो बड़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इस दौरे के दौरान जो बातें हो रही हैं कि Su-57 जो कोई फाइटर जेट्स हैं जो कि 5th जनरेशन अपना तैयारे हैं उस तक भारत एक्सेस हासिल कर सकता है, और उसके अलावा जो है S-500 एडवांस जो एयर डिफेंस शील्ड है उसको लेने की बात हो रही है। दूसरा जो है लोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक जो एग्रीमेंट है वो मेरे ख्याल में बड़ा क्रूशल है, क्योंकि जो इंडियन ओशन है उसके अंदर रशिया जो है अपने इंटरेस्ट अपने स्टेक देख रहा है, क्योंकि इससे उसकी इंडिया की जो मिलिट्री फैसिलिटीज है उनका एक्सेस हो पाएगी और उनके जो
करते आ रहे हैं, वो रिफ्यूलिंग, रिपेयरिंग और सप्लाई जो लाइन जो है उसको बहाल रख सकेंगे। मेरे ख्याल में बड़ा क्रूशल है कि पाकिस्तान को फौरी और डायरेक्ट उस्मान साहब, इसके इम्प्लीकेशंस या रेपरकशंस क्या हो सकते हैं भारत पे? डेफिनेटली इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो ड्रास्टिक है। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बिलवास्ता चैलेंज है इनडायरेक्ट वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इससे जो रीजन के अंदर कन्वेंशनल मिलिट्री एज एरिया को हासिल है ऑलरेडी, उसमें मुझे लगता है कि वो ज्यादा जो है इंडिया एक्सेल करेगा और उससे पाकिस्तान के जो दिफाई मंसूबे हैं वो डाउट उस पर बड़े असरात पड़ेंगे। तो पाकिस्तान को लॉन्गर टर्म में जनूबी एशिया के जो स्ट्रेटेजिक माहौल है उस पर पड़ने वाले असरात को जो है रिकंसिडर करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे लगता है खारजा और जो दफाई पॉलिसी है पाकिस्तान को वो इलाकाई तवाजुन तनाजुर में उसका असर नौ जायजा लेना होगा, और पाक भारत जो ताल्लुकात हैं उनको भी नए जाविये से देखने की कोशिश है। ठीक है उस्मान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान शाहिद साहब मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज इस्लामाबाद में 11वें कौमी मालियाती कमीशन का इफ्तिताही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वफाक और चारों सूबों ने अपनी माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अब यकीनी तौर पर NFC का इफ्तिताही इजलास पाकिस्तान की मालियाती समत के तयन के लिए नहायत अहम पेशरफ्त है। ये इजलास एक ऐसे वक्त में हुआ जब वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की नई तकसीम को लेकर बहस जारी है। NFC का असल मकसद ये तय करना है कि वफाक और सूबों को टैक्स की आमदनी में कितना हिस्सा मिलेगा और इस तकसीम के क्या असूल होंगे। यही वजह है कि ये फोरम महज एक रस्मी मुशावरत नहीं बनने वाली माशी पॉलिसीज़ की बुनियाद रखता है। बहरहाल आज के इजलास में तमाम सूबों और वफाक ने अपनी माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में अहम तरीन पेशरफ्त ये रही कि मालियाती उमूर को टेक्निकल अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला हुआ, जिनमें से एक खुसूसी ग्रुप साबिक फाटा के माली मसाइल पर तवज्जो देगा। ये फैसला बज़ाहिर इस बात का एतराफ़ है कि पाकिस्तान के मालियाती ढांचे को मरहलावार और तकनीकी बुनियादों पर अपडेट करने की ज़रूरत है। दूसरी आम पेशरफ्त इजलास में वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से दी गई वो तजावीज़ थी जो वसाइल की तकसीम के मौजूदा तरीक़ाकार में बड़ी तब्दीलियों की निशानदेही करती है। पहली तजवीज़ ये दी गई कि काबिल तकसीम महासिल में से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, वाटर सिक्योरिटी, सिविल आर्म फोर्सेस और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की ग्रांट्स के लिए 2.5% कटौती की जाए, जिसके बाद सूबों का हिस्सा कम होकर 57.5% रह जाएगा। दूसरी तजवीज़ ये दी गई कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हायर एजुकेशन कमीशन के अखराजात पहले ही मिनहा कर लिए जाएंगे ताकि वफाक के माली वसाइल में आइंदा बरसों में 11 से 12% इजाफा हो सके। इसके साथ साथ सूबों की बाहमी तकसीम के फार्मूले में भी अहम तब्दीली की तजवीज़ सामने आई है, जिसके मुताबिक आबादी के वजन को कम करके रेवेन्यू जनरेशन, ज़मीन की ज़रखेज़ी और जंगलाती रकबे जैसे अवामिल को ज़्यादा अहमियत देने की बात की गई है। अब बज़ाहिर NFC का पहला इजलास खुशगवार मूड में हुआ, जबकि बाद सूबों की जानिब से शिकवे शिकायतें भी की गई, जिन्हें हुकूमत की जानिब से हल कराने की यकीन दहानी कराई गई है। यही वजह है कि वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी कहते हैं कि हमने NFC की मीटिंग में बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को हक नहीं दिया जा रहा, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। इजलास में हमें हमारा हक देने की यकीन दहानी कराई। अब वफाक ये चाहता है कि किसी तरह से उसके वसाइल में इजाफा हो और 28वीं आईनी तरमीम में NFC अवार्ड में तरमीम इसीलिए नागुज़ीर करार दी जा रही है। दूसरी जानिब मुमकिन 28वीं आईनी तरमीम में नए सूबों की बाज़गिश भी सुनाई दे रही है। नए सूबों के क़याम के हामियों का ख्याल है कि नए सूबों के क़याम से वसाइल की तकसीम मुनसिफाना तरीके से होगी, जबकि इसकी मुखालिफत करने वालों का ख्याल है कि मुल्क में नए सूबों के क़याम से पहले से मौजूद सूबों के इख्तियारात महदूद होंगे। बहरहाल मियां आमिर महमूद बार बार नए सूबों के क़याम का मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं और एक बार उन्होंने 33 सूबों का मुतालबा किया। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी नए सूबों के क़याम की मुखालिफत कर रही है, जबकि गुज़श्ता दिनों खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में सूबा हज़ारा के क़याम के लिए आईनी अमल फौरी शुरू करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। बहरहाल अब इस तमाम तर इख्तलाफ राय के बावजूद एक हकीकत वाज़ेह होती जा रही है कि नए सूबों के क़याम का मुतालबा पहले से ज़्यादा ज़ोर पकड़ रहा है। इसकी बुनियादी वजूहात भी सामने आ रही हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह वसाइल की तकसीम पर शदीद अदम इत्मीनान है। छोटे और माशी तौर पर कमज़ोर खित्ते ये महसूस करते हैं कि मौजूदा सूबाई ढांचे में उन्हें तरक्याती फ़ंड्स, नौकरियों और बुनियादी माशी मौक़े से वो हिस्सा नहीं मिलता जिसके वो मुस्तहिक हैं। यही एहसास महरूमी इन मुतालिबात की असल बुनियाद बन रही है। दूसरी अहम वजह इंतज़ामी मसाइल हैं। नए सूबों के हामियों का ख्याल है कि मुल्क की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि बुनियादी सहूलियात, अदालती निज़ाम, सेहत और तालीम का इंफ्रास्ट्रक्चर उस रफ्तार से नहीं दे पा रहा है जैसा कि उसको देना चाहिए। वस्ती या बड़े शहरों से दूर इलाकों में हुकूमती रिट कमज़ोर है और यही वजह है कि नए सूबों के क़याम के हामियों का कहना है कि अगर छोटे सूबे बनेंगे तो इंतज़ामी फ़ैसले मकामी सतह पर होंगे और वसाइल भी जल्द हल होंगे। अब देखना यह है कि 28 नए सूबों की तजवीज़ काबिल अमल हो सकती है या फिर इस मामले पर डेडलॉक बरकरार रहता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता है।
कराची में गाड़ियों की चोरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन हालिया कार्रवाई में सामने आने वाला नेटवर्क इस जुर्म की नई और खतरनाक शक्ल को जाहिर करता है। जैसा कि बलूचिस्तान पुलिस ने एक इंतहाई मुनज़्ज़म और टेक्नोलॉजी से लैस गैंग को बेनकाब किया है, जो कराची से चोरी शुदा गाड़ियों को कोयटा पहुंचाकर क्रिप्टो करेंसी के जरिए खरीदो फरोख्त में मसरूफ था। ये इंकशाफ इस बात का सबूत है कि जराइम पेशा गिरोह रिवायती तरीकों से आगे निकलकर डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी सरगर्मियों को ट्रेस करना मजीद मुश्किल हो गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक कराची में मौजूद पहला गैंग शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नई और महंगी गाड़ियों की रैकी करता था। ये कार सवार मालिकान का पीछा करते, मौका मिलते ही गाड़ियों के ट्रैकर बंद करते और उन्हें चोरी कर लेते। इसके बाद ये गाड़ियाँ खुफिया रास्तों से बलूचिस्तान मुंतकिल की जाती, जहाँ दूसरा गैंग पहले से उनका ख़रीदार होता। वहाँ ये गाड़ियाँ नॉन कस्टम पेड या बैंक डिफ़ॉल्टेड गाड़ियों के नाम पर इंतहाई सस्ते दामों फरोख्त कर दी जाती, जिससे दर्जनों लोग ना चाहते हुए भी गैर कानूनी गाड़ियों के खरीदार बन जाते। सबसे अहम और हैरानकुन पहलू यह है कि इस पूरे नेटवर्क में लेन देन क्रिप्टो करेंसी के जरिए किया जाता था। दरहकीकत डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल गैंग को ट्रेस करना तकरीबन नामुमकिन बना देता है, क्योंकि ना बैंक अकाउंट इस्तेमाल होते हैं, ना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड वाज़ेह होता है। यही वजह है कि पुलिस को इस नेटवर्क तक पहुँचने में कई हफ्ते लगे। एसएसपी सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के मुताबिक इस गैंग की गिरफ्तारी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब कराची में चोरी होने वाली 2 गाड़ियों की तफ्तीश शुरू की गई। पुलिस ने कोयटा से हब चौकी तक मुख्तलिफ मकामात पर लगे CCTV कैमरे चेक किए, लोकेशन पिन ट्रेस की और तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर 3 हफ्ते तक मुसलसल निगरानी की और यूँ आखिरकार तमाम अफराद और वो रास्ते आमने सामने आ गए जो इस गैर कानूनी तिजारत का हिस्सा थे। तहकीकात से ये भी मालूम हुआ है कि 2 मुख्तलिफ गैंग्स पर मुश्तमिल ये नेटवर्क सैकड़ों गाड़ियाँ कोयटा में फ़रोख्त कर चुका था और उनके पास मज़ीद 20 गाड़ियाँ मार्केट में बेचने के लिए तैयार थी। लेकिन बलूचिस्तान पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने यह मनसूबा नाकाम बना दिया। पुलिस ने इन 20 गाड़ियों को बरामद कर लिया, जिनकी मालियत तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जाहिर है ये एक ऐसा राज है जो मुनकशफ हुआ है, जिससे ये पता चल तरह के गिरोह मुसल्ला गिरोह है, जदीद टेक्निकल अपडेट से लैस गिरोह हैं, जो पहले से कहीं ज़्यादा जदीद जो ऑप्शंस हैं उनको कैपिटलाइज कर रहे हैं और उसके लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी अपने आप को उन्हीं खतूत पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।